जैव आवर्धन क्या होता है और जैव संचयन क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे बायो एक्यूमुलेशन यानी जैव संचयन क्या होता है। अब ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पीओपीज हैं, इसका एक्यूमुलेशन केवल और केवल एक्वाटिक सिस्टम में दिखाई देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फूड चेन में सबसे ऊपर कौन है? जो फूड चेन में सबसे ऊपर होगा ना, उसके अंदर पीओपी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम को भी हमारे बाधित करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2001 में। और स्टॉकहोम कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो 2004 से इफेक्टिव हुई। अब आज का टॉपिक आप देखोगे तो ये है बायो एक्यूमुलेशन, हिंदी में कहते हैं जैव संचयन एवं जैव आवर्धन। ठीक, ये शब्द आपने इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके बारे में सुना होगा, ये कंसेप्ट महत्वपूर्ण है। जैव आवर्धन क्या होता है और जैव संचयन क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे बायो एक्यूमुलेशन यानी जैव संचयन क्या होता है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जैव संचयन, है ना। और दूसरा मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन, आवर्धन। ठीक है, या हो सकता है कहीं पर लिखा हो बायो मैग्निफिकेशन की जगह बायो कंसंट्रेशन लिखा हो, या ये भी हो सकता है इंग्लिश में एक शब्द और इस्तेमाल होता है बायो एम्प्लीफिकेशन। तो बायो एम्प्लीफिकेशन लिखा हो तो भी वही मैग्निफिकेशन है, और बायो एक्यूमुलेशन लिखा है यानी संचय। तो किसका संचय हो रहा है बेसिकली? तो आप देखोगे कि जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में बहुत सारे पॉल्यूटेंट मौजूद हैं। इस पूरे इकोसिस्टम में, एनवायरमेंट में आपको बहुत सारे पॉल्यूटेंट मौजूद है। वो पॉल्यूटेंट वाटर में भी है, वो पॉल्यूटेंट एयर में भी है ना। जल प्रदूषक भी है और वायु प्रदूषक भी है। अब दोस्तों वही जल प्रदूषक और वायु प्रदूषक, वही जल प्रदूषक, एयर पॉल्यूटेंट एंड वाटर पॉल्यूटेंट जब बॉडी में एंटर करते हैं, चाहे वो मानव के शरीर में एंटर करें या फिर वो किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के शरीर में एंटर करें, तो उनसे जब वो एंटर करते हैं बॉडी में, तो उससे पॉल्यूटेंट का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है, राइट। तो बायो एक्यूमुलेशन यानी कुछ ऐसे पीओपी होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो वाटर में सॉल्युबल तो नहीं होते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन ये जल में ना घुल के जो फैट टिश्यूज होते हैं उसमें डिसॉल्व होते हैं। किसी भी स्पीसीज की अगर हम बात करें तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का एग्जांपल आप जैसे डीडीटी ले सकते हो। ठीक है, डीडीटी का जिसका खेतों में छिड़काव किया जाता है, या आप मर्क्यूरी का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप लेड का भी एग्जांपल ले सकते हो। ये पीओपी है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट नॉन डिग्रेडेबल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगर वाटर में सॉल्युबल होते तो फिर इसका किसी स्पीसीज के अंदर एक्यूमुलेशन होता ही नहीं। अगर एक्यूमुलेशन होता भी तो फिर वो बाहर निकल जाता, चाहे वो मानव के शरीर के अंदर हो या फिर किसी वो जीव जंतुओं के शरीर के अंदर हो। लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन मानव के शरीर के अंदर जो फैट टिश्यूज हैं या किसी स्पीसीज के अंदर, किसी जानवर के अंदर जो फैट टिश्यूज है, उसमें जाकर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और उसमें जब, और आपको पता है कि इसका एक्यूमुलेशन तो हम कर लेते हैं, लेकिन फैट का एक्सक्रीशन नहीं होता, यानी फैट का उत्सर्जन नहीं होता है। शरीर से फैट का उत्सर्जन कहां होता है? तो उस फैट में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और फिर ये आगे जाके बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। मानव के शरीर में जब ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इनफैक्ट इसका एक्यूमुलेशन किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में नहीं, बल्कि पूरी फूड चेन में आपको इसका एक्यूमुलेशन, ये जो पॉल्यूटेंट है, इनका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। लेकिन अब मुद्दा ये है, सवाल ये है कि ये बायो एक्यूमुलेशन की बेसिक अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी एक स्पीसीज में प्रदूषकों का संचयन हो जाना, प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ते जाना, संचयन हो जाना। और बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो वही जो पॉल्यूटेंट एक शरीर में गया है उसकी वृद्धि होते जाना, इसलिए कहा ना जैव आवर्धन। आवर्धन मतलब वृद्धि, आवर्धन मतलब वृद्धि। कोई पॉल्यूटेंट किसी एक शरीर में गया, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में गया, और उसके शरीर में लगातार उसकी क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। जैसे ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इसको हम काउंट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई वाटर है, वाटर बॉडी है, और उस वाटर बॉडी में कोई पॉल्यूटेंट मिल गया। कैसे मिलेगा वाटर बॉडी में पॉल्यूटेंट? जैसे आपको पता है कि
कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं किसान अपने खेतों में, डीडीटी का भी प्रयोग करते हैं। 1940 से डीडीटी का प्रयोग होता चला आ रहा है। तो किसान जब डीडीटी का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में कीटनाशक के रूप में, तो वो कीटनाशक जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से वो किसी वाटर बॉडी में जाके मिल जाता है। भाई खेतों में सिंचाई होती है और पानी बहकर आगे जाता है, नदियों में मिल गया या आसपास कोई तालाब, उसमें जाके मिल जाता है। तो इसका मतलब वो जो डीडीटी हमने खेतों में छिड़का था, वो डीडीटी अब जाके कहां मिल गया? वो डीडीटी जाके मिल गया किसी खेत, किसी वाटर बॉडी में, किसी पॉन्ड में, या किसी साइड में अगर कोई छोटा सा रिवर है तो उसमें जाके मिल गया। लेकिन वो डीडीटी जब पानी में जाके मिलेगा तो उसमें उसकी क्वांटिटी कम होगी। मतलब एक अजम्पशन बताता हूं आपको कि पानी में, एक जनरल फिगर देता हूं कि पानी में फॉर एग्जांपल 0.0004 ppm अगर पानी में है, ठीक, सुनना बहुत ध्यान से, 0.0004 ppm पॉल्यूटेंट पानी में है। पीपीएम समझ गए नाम, पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन जैसे ही उस पीपीएम, उस पानी को मान लीजिए कोई फाइटोप्लैंक्टन कंज्यूम कर रहा है, ठीक, कोई प्लैंक्टन कंज्यूम कर रहा है, तो वो पॉल्यूटेंट उस प्लैंक्टन में चला जाएगा। तो जब वो पॉल्यूटेंट उस प्लैंक्टन में जाएगा तो उसमें उसकी मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। मान लीजिए अगर पानी में 0.004 ppm था, तो हो सकता है प्लैंक्टन में 0.04 या 03 ppm हो। फिर वही प्रदूषक जब आगे जाके फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन में जाएगा तो उसका मात्रा और बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। और वही प्लैंक्टन जब जूप्लैंक्टन जब छोटी मछलियों में जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। वही पीओपी, वही पॉल्यूटेंट जब बड़ी और अन्य बड़ी मछलियों में जाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। मतलब बायो मैग्निफिकेशन का बेसिक कंसेप्ट यह है कि बायो मैग्निफिकेशन ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। बायो एक्यूमुलेशन में हम एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि उसमें पॉल्यूटेंट का संचयन हो गया। पॉल्यूटेंट मैंने आपको बताया कोई भी हो सकता है, वो डीडीटी भी हो सकता है, मर्क्यूरी भी हो सकता है। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन में आवर्धन बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते जाएंगे, उसका मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा, सांद्रण बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। बायो मैग्निफिकेशन। जैसे इधर देखिए आप, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये एक इमेज दिखाई रही है, एक्वेटिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पीओपीज हैं, इसका एक्यूमुलेशन केवल और केवल एक्वेटिक सिस्टम में दिखाई देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्वेटिक सिस्टम में तो इसका एक्यूमुलेशन है ही है। एक्वेटिक सिस्टम के अलावा आपको जलीय तंत्र के अलावा आपको स्थलीय तंत्र में मिल जाएगा, यानी टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम उसमें मिल सकता है आपको ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी आपको यह देखने को मिल सकता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कैसे चेक करोगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप कैसे चेक करोगे कि किसमें पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लिपोफिट्स होते हैं बेसिकली, है ना। और वाटर में सॉल्युबल ना होकर ये फैट जो होता है ना, हमारे शरीर के अंदर जो फैट टिश्यूज हैं उसमें जाकर ये कंसंट्रेट होते हैं, उसमें जाके इकट्ठा होते हैं। तो अगर आपको किसी, मान लीजिए जानवर में देखना है कि उसमें पॉल्यूटेंट की मात्रा क्या है, तो आपको उसके, जैसे मान लीजिए भैंस है, भैंस दूध देती है, तो आपको उसके दूध में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दूध में ही क्या मौजूद है? दूध में ही फैट मौजूद है। और उसी दूध की जब आप मिल्क की टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पॉल्यूटेंट्स की मात्रा कितनी है। आर यू गेटिंग? क्योंकि आप देखोगे जो हमारे जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, अदर जो और भी एनिमल्स हैं, ये सभी जो है घास खा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है वो घास भी जो आ रही है उनके सामने, उसमें भी तो पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। और जब वो खाएंगे तो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हो रहे, वो वाटर के साथ डिसॉल्व होते तो खाते ही शरीर से फिर बाहर भी निकल जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो जो पॉल्यूटेंट है वाटर के साथ ना डिसॉल्व होकर वो किस में आ रहे हैं? फैट में जा रहे हैं। और फैट में जा रहे हैं तो अब वो बाहर निकल नहीं रहे। फैट कैसे बाहर निकलेगा भाई? तो फैट में जाके डिसॉल्व हो रहे हैं और फिर वही फैट जो आप जब उस दूध निकालते हैं तो आपको पता है कि दूध में फैट्स मौजूद है, और उस दूध में आप जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें कि पीओपी की मात्रा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की मात्रा क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इधर आप देख रहे हो ये है बायो एक्यूमुलेशन, ठीक, और इधर आप देख रहे हो बायो मैग्निफिकेशन। यहां पर क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन। मैग्निफिकेशन मतलब
उस एक पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो देखिए, तो बायो एक्यूमुलेशन क्या है, उस प्रक्रिया को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या है बायो एक्यूमुलेशन? वो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने आसपास के वातावरण, जीव अपने आसपास के वातावरण, जैसे मैंने आपको बताया हवा, पानी, मिट्टी या अपने भोजन से रसायनों को सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है। जब रसायनों को बाहर निकालने की जीव की क्षमता से ज्यादा उनका सेवन हो जाता है तो वो शरीर में जमा होने लगते हैं। क्या लिखा हुआ है? रसायनों को बाहर निकालने की जीव की क्षमता से ज्यादा, बाहर निकालने की क्षमता से ज्यादा अगर सेवन होगा, है ना, तो आप कंजम्पशन कर रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो बॉडी में जमा होता जाएगा। आपके शरीर को मान लीजिए पर डे 1000 कैलोरी, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1000 या 1200-1300 कैलोरी की फूड की आवश्यकता है। उतना अगर आप फूड लेते हैं तो आपके शरीर के लिए उतनी कैलोरीज पर्याप्त है, ठीक। लेकिन आपके शरीर को फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक मैं जनरल बेसिक फिगर ले रहा हूं, तो ये कोई कैलकुलेटेड फिगर नहीं है, मान लीजिए 1000 या 1200 कैलोरी आपने फूड लिया, लेकिन उतना रिक्वायर्ड, लेकिन आप उसकी जगह 2400, उसकी जगह आप 2500, 3000, 3200 कैलोरी ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज हैं आपके फूड, आपके बॉडी में ऐड होती जाएंगी, वो फैट में कन्वर्ट होगा, ठीक। एक्सक्रीशन हो नहीं रहा है, केवल और केवल क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करेगी वो। तो जब रसायनों को बाहर निकालने की जीव की क्षमता से ज्यादा उनका सेवन होता है तो उसको शरीर में जमा होने लगता है। जहां एक और यह जरूरी पोषक तत्वों को सोखने के लिए बहुत जरूरी भी है, भाई हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसके लिए जरूरी है, वहीं दूसरी ओर भारी धातुएं और प्रदूषक जैसे नुकसानदायक पदार्थ जहरीले स्तर तक जमा हो सकते हैं, जो सेहत को खतरा पैदा कर सकते हैं और पूरी की पूरी फूड चेन दोस्तों उससे प्रभावित हो सकती है। फूड चेन में सबसे ऊपर कौन है? जो फूड चेन में सबसे ऊपर होगा ना, उसके अंदर पीओपी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। आजकल तुम बहुत सारी न्यूज सुनते हो कि भैया मार्केट में जो खाना मिल रहा है, जो भोज्य पदार्थ मिल रहे हैं, सब्जियां, फल मिल रहे हैं, ये सब क्या है? इसमें कीटनाशक डाल डाल के इनको पकाया गया है। मार्केट में इस समय आम बहुत आ रहा है, मैंगो आ रहा है, और मैंगो कैसे पकाया जा रहा है? पेड़ में नहीं पक रहा है, वो कार्बाइड लगा के पका रहे हैं उसको, और फिर वो आपके शरीर में जा रहा है। तो आपके शरीर में जा तो रहा है, मैंगो से जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स चलो मिल गए, लेकिन उससे ज्यादा आपके शरीर में क्या जा रहा है? वो खतरनाक पदार्थ, वो जहरीले पदार्थ आपके शरीर में जा रहे हैं और वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और वो उसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलता है। किसी को कैंसर हो रहा है तो किसी को कोई दूसरी अदर डिसीज हो रही है। तो मैं खैर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आजकल हमारे शरीर में जो रासायनिक पदार्थ जो जा रहे हैं ये बहुत ही घातक है शरीर के लिए। इनका दुष्परिणाम आपको कैंसरस लेवल पर देखने को मिलता है। और ऐसा देखो, एक बात ये भी समझना, ये जो पीओपी होते हैं ना, ये लॉन्ग लिव्ड पीओपी होते हैं, मतलब इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है भाई, मतलब 1 दशक से कई शताब्दी तक ये बने रहते हैं एनवायरनमेंट में, और जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये लंबे समय तक होल्ड रहते हैं और शरीर का जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पूरे नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करते हैं, राइट। बायो कंसंट्रेशन की जब बात करते हैं, ध्यान रखना, एक तो बायो एक्यूमुलेशन, पर्टिकुलरली दोस्तों बायो कंसंट्रेशन इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द एक्वाटिक सिस्टम, मतलब खास तौर पर पानी में रहने वाले जीवों से जुड़ा हुआ यह मामला है दोनों एक ही बात है। बायो एक्यूमुलेशन एक जनरल टर्म है, ये हम टेरेस्ट्रियल सॉरी, ये जो हमारी टेरिटरी पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उसके लिए यूज कर देते हैं बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन बायो कंसंट्रेशन की जब बात करते हैं तो पर्टिकुलर पानी में रहने वाले, है ना, पानी में रहने वाले जीवों से जुड़ा है। इसमें जीव के शरीर में रसायनों की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उसके आसपास के पानी की तुलना में ज्यादा होती। मैंने आपको बताया कि पानी में पीओपी की सांद्रता कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगा। अभी मैंने आपको एक फिगर बताया 0.0004, लेकिन हो सकता है उसी पॉन्ड में, उसी तालाब में, ये ध्यान से सुनिएगा इसको, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, अभी आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा मैं, लेकिन उसी तालाब में, जिस तालाब के पानी की पीओपी की कंसंट्रेशन 0.0004 है, उसी पॉन्ड में जो प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन, उसमें पीपीपी ज्यादा पाई जाती है, यानी उसमें पीओपी का कंसंट्रेशन हायर पीपीपी में है ना। जैसे आपको मैं दिखाऊं, इससे क्लैरिटी मिलेगी आपको यहां पर। जैसे आप ये देखिए, इसको देखो जरा, बायोमैग्निफिकेशन में देखोगे आप, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इज बायोमैग्निफिकेशन। एंड इधर आप देखो वाटर का
पीपीएम, पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन में इसको काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो पानी में है 0.000003, ठीक, वाटर बॉडी में। लेकिन जब वो पर्टिकुलर किसी एक स्पीसीज के अंदर आया, मान लो जू प्लैंक्टन के अंदर आया, तो सोचो कितना ज्यादा मात्रा यहां पर बढ़ गया। जू प्लैंक्टन में कहां जीरो, यहां पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 जीरो और फिर 3, और यहां पर 0.04 ppm। अब और ऊपर बढ़िए, मैंने इसलिए बोला कि ट्रॉफिक लेवल में जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपको पोल्यूटेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ता हुआ मिलेगा। क्योंकि इस पानी में जो मौजूद जो पोल्यूटेंट है, ये लोग उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जू प्लैंक्टन। अब इन जू प्लैंक्टन को खाएंगी, छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं वो इन जू प्लैंक्टन को खाएंगी। मान लीजिए ऐसे करके 0.04 इंटू 10 कर दो आप, 0.04 इंटू 10, मान लो इन्होंने 0.04 पॉल्यूटेंट वाले ऐसे 10 जू प्लैंक्टन को खा लिया इन छोटी मछलियों ने, ठीक। तो जाहिर सी बात है इस छोटी मछली में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इस छोटी मछली में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। देखो यहां पर 0.04 था, 0.05। अब मान लीजिए 0.5 जैसी 10 मछलियां, मतलब ऐसी 10 मछलियां जिनमें पीओपी का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, इन 10 मछलियों को इस एक बड़ी मछली ने खा लिया। समझ पा रहे हो बात क्या? तो जाहिर सी बात है इसमें कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। देखो अब 2 ppm कंसेंट्रेशन हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जैसे फिश ईटिंग बर्ड फॉर प्रे, जैसे मान लीजिए यहां पर जो ईगल्स हैं, ठीक, अब ये क्या है, इसने इतनी बड़ी मछली को खा लिया जिसके अंदर पॉल्यूटेंट्स की मात्रा कितनी थी, 2 ppm। अब ऐसा तो नहीं है कि एक मछली खा के अपना जीवन भर चला लेगी, काम चल जाएगा, नहीं भाई हो गया बस हमारे अंदर 2 ppm है। हो सकता है कि ये 2 ppm वाली ऐसी 10 बड़ी मछलियों को खा ले, तो इसके अंदर तो बाबूजी आपका पीपीपी यानी पॉल्यूटेंट्स, पीपीपी की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब पीओपी जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, इसकी मात्रा तो बढ़ जाएगी। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ट्रॉफिक लेवल में जैसे आप ऊपर जाते जाते हो पीपीएम की मात्रा बढ़ती जाती है, पीपीएम बढ़ता जाता है, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बढ़ते जाते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का जो आंकड़ा है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस मैप से आपको, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम यहां पर चर्चा कर रहे थे, ठीक, पीओपी है क्या, व्हाट इज पीओपी, व्हाट इज पीओपी, व्हाट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। बेसिक बात है, ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, ठीक, कार्बनिक प्रदूषक है ये, और ये कार्बनिक प्रदूषक नॉन बायोडिग्रेडेबल, या कुल मिलाकर आप कह सकते हो ये डिग्रेडेबल नहीं है। और ध्यान रखना है, कार्बनिक यौगिक कार्बन आधारित होते हैं जो रासायनिक विघटन, जैविक प्रक्रियाओं और सूर्य के प्रकाश जैसी पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के द्वारा होने वाले क्षरण को प्रतिरोध करते हैं, रोकते हैं, ये टूटते नहीं है। समझ में आ रही बात क्या? कोई भी जैविक प्रक्रिया है या केमिकल डिकम्पोजिशन कोई हो रहा है, तो सूर्य के प्रकाश जैसी पर्यावरणीय प्रक्रियाओं द्वारा क्षरण का विरोध करते हैं। ये पर्यावरण में लंबे समय तक, दशकों और सदियों तक बने रह सकते हैं। मैंने क्या, दे आर जो पीओपीज है ना, पीओपीज आर लॉन्ग लिव्ड। अगर तो शॉर्ट लिव्ड होते, मान लो ये अगर तो शॉर्ट लिव्ड होते तब तो ये खत्म हो जाते ना, फिर पानी में इनका संचयन क्यों ही होता, नहीं होता ना। बट दे आर नॉट शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड। क्यों जानते हो लॉन्ग लिव्ड क्यों है? लॉन्ग लिव्ड इसलिए है क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं है। अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो रहे होते तो इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता इन पॉल्यूटेंट्स का, बट दे आर नॉट डिसॉल्विंग इनटू द वाटर। इनफैक्ट उसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं ये, और एब्जॉर्ब कौन किस में हो रही है, फैट में, शरीर के अंदर जो फैट है उसमें जाके अवशोषित हो रहे हैं, राइट। कैंसर को, लिवर को नुकसान हो सकता है, फर्टिलिटी पावर कमजोर हो सकती है। और आजकल देखो आप कितने सारे देश में जो है आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं, कितने सारे आप देखो जगह जगह बड़े बड़े शहरों में जाओ इनफर्टिलिटी सेंटर्स खोले हुए हैं। ये क्यों, इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है? लिवर्स, आज लोगों के लिवर्स को ट्रांसप्लांट क्यों करना पड़ रहा है, लिवर क्यों डैमेज हो रहा है? आप देखोगे लोगों को कैंसर इस समय क्यों हो रहा है बहुत ज्यादा, यही कंटामिनेटेड फूड के सेवन से। इसीलिए धीरे धीरे भारत में ऑर्गेनिक जो फूड की सप्लाई का मार्केट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग
अभी किसान उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली 3 साल तक किसानों को उसमें होता है लॉस, और अगर उस लॉस की भरपाई सरकार के द्वारा कर दी जाए तो निश्चित रूप से किसानों के द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा, किसान उसको बढ़ावा देंगे, राइट। तो ये जो हम आजकल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, अति उत्पादन के लिए जो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आजकल वाटरमेलन्स का सीजन है, और वाटरमेलन्स का देखोगे अंदर से आपको बहुत रेड मिलेगा, लेकिन उसमें क्या हुआ है, अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी इंजेक्शन लगा लगा के उसको लाल किया जा रहा है, क्योंकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। हर कस्टमर को तरबूज अंदर से लाल ही चाहिए, मीठा ही चाहिए। अब उसमें शॉपकीपर क्या, दुकानदार क्या करेगा, किसान क्या करेगा, नहीं हो रहा है मीठा, और लेकिन डिमांड मार्केट में मीठे की है, लाल की है, तो लगाओ इंजेक्शन, लो खाओ मीठा, लो खाओ लाल तरबूज, और उसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जितना भी कंटेमिनेटेड फूड आ रहा है, ये इसकी वजह से ये सब कैंसर हो रहा है, लिवर डैमेज हो रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, महिलाओं की जो प्रजनन क्षमता है उसमें घटती जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। अस्थमा और थायराइड के बढ़ते, अस्थमा और थायराइड जैसी बीमारियों का भी जोखिम बढ़ रहा है। ये सब क्या है, अस्थमा, ये थायराइड बेसिकली, अगर हम थायराइड की बात करें तो ये क्या है, लाइफस्टाइल बेस्ड डिसीज है। आप जो भी खाना उटपटांग बाहर से खा रहे हो उसकी वजह से आपको ये सब बीमारियां हो रही हैं, थायराइड बढ़ रहा है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को भी हमारे बाधित करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2001 में। और स्टॉकहोम कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो 2004 से इफेक्टिव हुई, जिसका ऑब्जेक्टिव था पीओपी के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना या सीमित करना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के उत्पादन के उपयोग को समाप्त करना, या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करना, सीमित करना, लिमिट करना। तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन इस कंटेक्स्ट में आप याद रख सकते हैं। जैसे ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायग्राम है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाएगा। कैसे, बायो एक्यूमुलेशन, द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन्स इन सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। कीवर्ड क्या है इसमें, देखो एक चीज समझना कि दोस्तों जो बायो एक्यूमुलेशन है ना, बायो एक्यूमुलेशन कोई रैपिड प्रोसेस नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, और धीरे 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 ये प्रोग्रेसिव होता जाता है, मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 जो भी पर्यावरण में मौजूद जो पोषक तत्व, जो भी पर्यावरण में मौजूद जो प्रदूषक हैं, जल में, मिट्टी में और हवा में, वो धीरे धीरे शरीर में एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक। तो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन का मतलब है बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स वही पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है, इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। देख रहे हो आप, ये मछलियां जो है खा रही हैं, जू प्लैंकटन, जो छोटे छोटे जू प्लैंकटन है वो हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। अब इसमें क्या क्या मिला हो सकता है, मिथाइल मरकरी, क्या क्या कंटामिनेशन हो सकता है, पीओपीज क्या क्या हो सकते हैं, ये टॉक्सिन्स किस किस रूप में हो सकते हैं, मिथाइल मरकरी के रूप में हो सकते हैं, नंबर 1। दूसरा आप देख सकते हो टेट्राएथिल लेड में हो सकते हैं, और तीसरा आप डीडीटी, डीडीटी में भी हो सकते हैं। तो ये अच्छा, अब होगा क्या, बाय द टाइम ये जितने भी अलग अलग आपको पॉल्यूटेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पॉल्यूटेंट्स पाइलअप हो गए, इकट्ठा हो गए। अब देखो आप इस फिश के अंदर ये जितने भी हमने 3 अलग अलग प्रकार के पॉल्यूटेंट देखे, ये सब इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गए। दिस इज एक्यूमुलेशन, ठीक। अब समझना जरा ध्यान से, मान लो ये कोई एक लार्ज फिश है, मान लीजिए ये बड़ी मछली है, लार्ज फिश है। अब ये जो बड़ी मछली है, इस बड़ी मछली का केवल एक छोटी मछली खाने से तो पेट भरेगा नहीं। मान लीजिए ऐसी 3 मछलियों को इस फिश ने खाया, ऐसी 3 मछलियां। तो अब बताओ इस फिश के अंदर, ये जो बड़ी मछली है, इस फिश के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसका क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा कि नहीं होगा, संवर्धन होगा या नहीं होगा, बोलिए। 100% होगा संवर्धन। अब ये जो बड़ी मछली है, इंसान भी मछली खाने का शौकीन है, ये जो बड़ी मछली है, अब इस बड़ी मछली के अंदर फॉर एग्जांपल, अब देखना एक जनरल डेटा ले रहा हूं मैं, ठीक। मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस फिश के अंदर 50 ppm पॉल्यूटेंट मौजूद थे। इस बड़ी मछली ने ऐसी 50 ppm वाली 3 मछलियां खा ली, यानी इसके अंदर 150 ppm पॉल्यूटेंट पहुंच गए।
ये एक सामान्य फिगर ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, ऐसा कोई ये प्रूवन और साइंटिफिकली प्रूव्ड फिगर नहीं है ये, ठीक है। अब इस बड़ी मछली को खाया एक इंसान ने, ठीक। अब उसने खाया तो सोचो इसके पास केवल 50 पीपीएम थे। ये इस 50 पीपीएम से जब हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के हायर लेवल पर पहुंचे, ट्रॉफिक लेवल्स के जब हम हायर लेवल पर पहुंचे, तो हायर लेवल पर पहुंचते पहुंचते हायर लेवल पर पहुंचते पहुंचते सोचो इसके अंदर 150 पीपीएम पॉल्यूटेंट पहुंच गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 150 पीपीएम पॉल्यूटेंट्स। तो 150 पीपीएम पॉल्यूटेंट्स किसी एक इंसान के अंदर पहुंच रहा है, तो भैया उसका तो जीवन में कैंसर को दावत दे रहा है, वो अपने लिवर को भी चौपट कर रहा है, और इसके अलावा बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं उसको। सो दिस इज बायो मैग्निफिकेशन। तो आई होप आप लोगों को बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आइए जरा देखते हैं फीचर्स ऑफ बायो एक्यूमुलेशन क्या है। बायो एक्यूमुलेशन के क्या फीचर, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो फीचर्स मैंने अभी आपको बताया। तो अकर विद इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये एक ही जीव के भीतर होते हैं, पहला फीचर हो गया ये, ठीक। जो टॉक्सिन्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, बिल्डअप इन वन ऑर्गेनिज्म ओवर इट्स लाइफ टाइम। आसान भाषा में समझो कि जो बायो एक्यूमुलेशन है वो एक ही जीव के भीतर होता है, वो पहुंचता जाता है, फिर उस जीव से दूसरे जीव में पहुंचेगा। दूसरा जो मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एक्सक्रीशन, यानी अवशोषण की जो दर है वो उत्सर्जन की दर से ज्यादा है, राइट। पॉल्यूटेंट एक्यूमुलेट होते हैं बिकॉज बॉडी एब्जॉर्ब करती है फास्टर देन इट कैन एलिमिनेट। जितना जल्दी से एलिमिनेट नहीं हो रहा ना, उतना फुर्ती में हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा मैंने आपको बताया अभी कि जो मेटाबॉलिक हमारा सिस्टम है, जो चयापचय है, उत्सर्जन, उसको वो प्रभावित होती है। क्लियर? स्पीसीज विद द स्लोअर मेटाबॉलिज्म और द पुअर एक्सक्रीशन, जैसे लार्ज लॉन्ग लिव्ड फिशेस होती हैं, ठीक है, उनका बायो एक्यूमुलेशन मोर देन स्मॉल शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, उनके अंदर बायो एक्यूमुलेशन और ज्यादा होता है। जैसे अभी आपको मैंने इनिशियली एक डायग्राम ये वाला दिखाया। इसमें देखो, इनमें बायो एक्यूमुलेशन और इसमें बायो एक्यूमुलेशन में बहुत अंतर है, बिकॉज ये क्या है, ये बड़ी मछलियां हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इनका मेटाबॉलिक सिस्टम क्या है? स्लो है। इनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है स्लो है। तो इनका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होगा तो दैट मींस एक्सक्रीशन भी बहुत स्लो होगा। और अगर सुनना जरा ध्यान से, मेटाबॉलिज्म स्लो है और एक्सक्रीशन भी स्लो है, तो पीओपी इनके अंदर शॉर्ट लिव्ड होंगे या लॉन्ग लिव्ड होंगे? लंबे समय तक रहेंगे इनके अंदर प्रदूषक या कम समय तक रहेंगे? लॉन्ग लिव्ड होंगे, लंबे समय तक रहेंगे। तो इसीलिए तुमको इसमें इधर कंसेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो बड़ी स्पीसीज है। और फीचर्स की हम बात करें, चौथा फीचर देखोगे तो फैट सॉल्युबल एंड परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट, वसा में घुलनशील स्थायी प्रदूषक। जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन एक कीटनाशक है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ना, बेसिकली जितने भी पीओपीज हैं, दे आर द फैट लविंग। ये फैट लविंग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लिपोफिलिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसको हम लिपोफिलिक बोलते हैं। इज इट क्लियर? फिर इधर आप देखोगे पांचवा फीचर, लॉन्गर लाइफ स्पैन, हायर एक्यूमुलेशन। शॉर्ट लिव्ड नहीं होते हैं भैया, इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। और जितना लंबा लाइफ स्पैन होगा किसी एक पॉल्यूटेंट का, जितना लंबा लाइफ स्पैन होगा, वो उतने लंबे समय तक शरीर में रहेगा, और जितने लंबे समय तक शरीर में रहेगा, शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। यानी शरीर के अंदर खतरे उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि क्यों लॉन्गर लाइफ स्पैन क्यों है और लॉन्गर हायर एक्यूमुलेशन क्यों है। लॉन्गर लाइफ स्पैन की वजह से हायर एक्यूमुलेशन है, एंड हायर एक्यूमुलेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल ये बिकॉज दीज पॉल्यूटेंट्स आर फैट लविंग। वाटर में सॉल्युबल होते तो फिर तो कहना ही क्या था, फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी ना, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। फैट लविंग, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा आप। लिपोफिलिक substances accumulate in fatty tissues, sediments, prolonging retentions। बेसिक बात है, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों मीडियम के बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी, कोई बहुत टफ नहीं है। जो बेसिक बात है मैं आपको हिंदी में भी बताता जा रहा हूं, ठीक है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर जैसे आप देख सकते हैं बायो मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है, तो द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एज दे मूव अप अ फूड चेन। ये ना जानते हो, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है।
प्रीलिम्स में यूपीएससी क्या है, आपसे यहीं से मतलब कीवर्ड्स का हमेशा रोल होता है। तो इसके लिए कीवर्ड, बायो मैग्निफिकेशन के लिए कीवर्ड क्या है, बायो मैग्निफिकेशन के लिए कीवर्ड है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये आपको ये याद रहे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एज दे मूव अप फूड चेन। जैसे फूड चेन में वो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा टॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी चिंता मत कीजिए, लास्ट में एक बार मैं समराइज करूंगा इसको। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये टॉक्सिन्स है बढ़ते गए, और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, हाईएस्ट टॉक्सिन कंसंट्रेशन इसमें है, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल में ऊपर है, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक। जैसे आप देखोगे तो लोएस्ट टॉक्सिक कंसंट्रेशन सबसे नीचे, और ऊपर जैसे जाते हैं हाईएस्ट। ये क्या है, ये जो ग्रीन कलर से डॉट बना है ये क्या है, ये बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन है। तो फाइटोप्लैंक्टन में लोएस्ट, ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना, ये टॉक्सिन्स है। अब टॉक्सिन्स का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, टॉक्सिन्स मतलब हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, पीओपी की बात कर रहे हैं, मर्क्यूरी, लेड, डीडीटी, इन सब की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिशेस को कंज्यूम किया इस ईगल ने। समझ रहे हो बात? तो इन 11 फिशेस में कुल मिलाकर 5 केजी, ध्यान रखिएगा 5 केजी, हालांकि केजी में इसको काउंट करते नहीं है, करते हैं हम काउंट पीपीएम में ही है, ये ध्यान रखिएगा। वो लेकिन समझाने के स्तर पर लिख दिया है 5 केजी, थाउजेंड्स ऑफ फिशेस, ठीक है, वेइंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम। और ये जो थाउजेंड्स ऑफ फिशेस हैं, जितना जीवन में एक मछली को खाके तो ईगल जिंदा रह नहीं पाएगी। समझ रहे हैं बात? हाइयर पॉल्यूटेंट वाली तमाम ऐसी मछलियां हैं जिनका ईगल भोजन करेगी, क्योंकि उसको भी तो अपना जीवन चलाना है ना भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए तुम देखोगे तो जितना हम ट्रॉफिक लेवल पर ऊपर जाते जाते हैं फूड चेन में, उतना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। कितने स्टूडेंट्स को बात क्लियर है? डन एवरीवन? ठीक है, एंड उसके बाद आप देखोगे इसमें भी आप देख सकते हो कि ये किसी इंडस्ट्री से या फार्म से निकला पॉल्यूटेंट निकला। अब देखो ये जो रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है ना, ये पॉल्यूटेंट है। अब देखना आप इसी रेड कलर के डॉट का साइज बढ़ता जाएगा, यहां से निकला इतना, यहां तक आया, ये रेड डॉट बढ़ गया फाइटोप्लैंक्टन से। जब वो जूप्लैंक्टन में आया तो बढ़ गया पॉल्यूटेंट। जब आप छोटी छोटी मछलियों में, ये क्रैब में, इन सब में, क्रैब में, श्रिम्प्स में, फिशेस में जब ये आया तो कंसंट्रेशन फिर बढ़ गया। फिर इधर आप देख रहे हो, फिर ये जो बड़ी बड़ी फिशेस हैं उसमें कंसंट्रेशन और बढ़ा, और फिर जब इसको इंसान ने खाया तो ये कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां पर पहुंचा, ह्यूमन में। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां से यहां तक आप देखोगे तो एक्यूमुलेशन आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मैग्निफिकेशन सॉरी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैग्निफिकेशन और एक्यूमुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, इसको जरूर आप देखिएगा। जैसे आप ये देख सकते हो, लास्ट में एक बार स्कोर कंक्लूड कर देते हैं। ये आप देख रहे हो, ये ट्रॉफिक लेवल है। ठीक, ट्रॉफिक लेवल में सबसे नीचे आपके क्यों कौन मौजूद है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक, मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे इसको ऐसे ऐसे समझते हैं। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। सो बायो एक्यूमुलेशन मींस क्या हो रहा है कि टॉक्सिक, जो टॉक्सिक्स हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में, सिंगल स्पीसीज में, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक, सिंगल स्पीसीज में, आप कह सकते हो सिंगल स्पीसीज में कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूमुलेशन एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड वो कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है, एज वी आर गोइंग अप इन द ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पर ऊपर जाते जा रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल पर ऊपर जाते जा रहे हैं, वो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई वाटर बॉडी में टॉक्सिक जाके मिला, तो उस वाटर बॉडी के टॉक्सिक में पीओपी अज्यूम कर लीजिए आप 0.00004 ppm है। फिर वही जब जू प्लैंक्टन में जाएगा, या पहले वो फाइटोप्लैंक्टन में जाएगा, तो वो 0.003 हो सकता है। फिर वो जू प्लैंक्टन से जब फाइटोप्लैंक्टन में जाएगा, जब और ऊपर जाए, फाइटोप्लैंक्टन से जब वो जू प्लैंक्टन में जाएगा और ऊपर जाएगा, तो उसमें पीपीएम की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी। और उसके बाद जब वो मछलियों में जाएगा, छोटी मछलियों में जाएगा, तो पीपीएम की मात्रा, पीओपी की मात्रा और बढ़ेगी, यानी हायर पीपीएम देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जब सबसे ऊपर जाओगे तो आपको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। यू कैन इजिली लुक इन दिस डायग्राम। आप यहां पर देखोगे तो वाटर में 0.003, जू प्लैंक्टन
में और ज्यादा, स्मॉल फिशेस में भी ज्यादा, फिर बड़ी फिशेस में और ज्यादा, और सबसे ज्यादा सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, और ध्यान रखना है कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, लिपोफिलिक होते हैं, दैट मींस जो फैट टिश्यूज होते हैं उसमें जाकर ये एब्जॉर्ब होते हैं। और आपको पता है कि अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है और एक्सक्रीशन कम है, तो धीरे धीरे ये एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये हायर कंसेंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर नहीं है, लॉन्गर लाइफ स्पैन है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। और उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखोगे, ये देखो आप, अच्छा एक चीज ये भी देखना कि ये देखो आप कि यही वही ईगल है, बायो मैग्निफिकेशन का डीडीटी एंड उसके अंडे खराब हो गए सब, बाल्ड एग्स, क्यों? बिकॉज ऑफ दीज पॉल्यूटेंट की वजह से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन बायो एक्यूमुलेशन देयर इज an increase in the concentration of pollutant from the environment to the first organism in the food chain. Bioaccumulation यानी जैव संचयन में पर्यावरण से खाद्य श्रृंखला के पहले जीव तक किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होती है। यह बात सही है कि नहीं सही है? दिस इज ट्रू। दूसरा देखोगे, दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, इन बायो मैग्निफिकेशन, वो एक्यूमुलेशन था, इन बायो मैग्निफिकेशन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर। मैंने आपको क्या बताया, बायोमैग्निफिकेशन में कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है जैसे ही आप फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे, और जैसे से ऊपर जाते हो। सबसे नीचे सबसे पहले क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी से दूसरी कड़ी की प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होती है। दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक, ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।